हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी क्लास 6 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की दोस्तों क्लासेस चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के पीछे जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपकी ये सीरीज बेनिफिशियल हो सके। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल से उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज नहीं देखी हैं या मैराथन क्लासेज नहीं देखी हैं, तो आप उन क्लासेज को भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। आप लोगों का दोस्तों एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, तो आप प्रॉपरली तैयारी करते हुए चलें। आप लोगों के एग्जाम्स जिस टाइम पे दिए गए हैं उसी समय पर हो जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहें और इसी प्रकार से हमारी सीरीज़ दोस्तों आगे कंटिन्यू चलते रही। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक वीडियो को जरूर करें, कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और पोस्टमार्टम क्लासेस को दोस्तों आप जरूर देख लें। हमारे चैनल पर डिटेल्स में भी कई सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी कई सारी क्लासेस पड़ी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट्स अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। 6 से 7 बार आज तक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वो था महेंद्र चंद। और यह चंद राजवंश का कौन सा शासक था? 62वां शासक था। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद राजवंश आपको बताया दोस्तों 700 ईस्वी से लेकर के 1790 ईस्वी तक चंद राजवंश कुमाऊं में शासन करता है, जो कि एक बहुत लंबा शासनकाल है। और मध्यकाल में कुमाऊं में शासन करने वाले प्रथम वंश के रूप में भी चंद वंश को जाना जाता है। और कुमाऊं के चंद राजवंश में कुल कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो कुल 62 राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चंद राजवंश के प्रथम राजा या चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? वो थे सोमचंद। कौन थे? सोमचंद है। और वहीं चंद राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे महेंद्र चंद। कब? 1790 में। यह गोरखों के साथ में हवलाबाग का युद्ध हार जाते हैं 1790 में, और उसके बाद में यहाँ पे चंद राजवंश का अंत हो जाता है। और 1790 से फिर 1815 तक कुमाऊं में गोरखे शासन करते हैं। तो याद रखना है, प्रथम शासक सोमचंद। चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। और सोमचंद ऑप्शन में नहीं होगा तो कहीं कहीं थोरचंद को भी संस्थापक माना जाता है, लेकिन वह सिर्फ आपको कंडीशन, उसी कंडीशन में ध्यान रखना है जब सोमचंद आपका शासक और ऑप्शन में ना हो। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। बाकी अंतिम शासक कौन था? वो था महेंद्र चंद। ठीक है, अब दोस्तों चंद राजवंश के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं चंद राजवंश के बारे में, डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाके या प्ले लिस्ट पे जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। अब चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह चंपावत में थी। ठीक है, जब सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की जाती है तो वह अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाता है? चंपावत में बनाता है। उसके बाद में चंद राजवंश में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी दोस्तों? अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। किसने? अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, और अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने के बारे में किसने सोचा था दोस्तों? तो भीष्मचंद ने सोचा था। और भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में इसीलिए खगमला कोट का किला भी बनाया था। लेकिन एट लास्ट में दोस्तों 1563 ईस्वी में, कब? 1563 ईस्वी में भीष्मचंद के दत्तक पुत्र कल्याण चंद के द्वारा अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और एग्जाम में दोस्तों कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शासक के द्वारा चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था? तो वो था कल्याण चंद, या इसी को हम बालो कल्याण चंद कह के भी संबोधित करते हैं। और कब किया था? 1563 में इसने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला वह टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था। बिल्कुल सही है दोस्तों। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 को विलय हो गया था। और 1 अगस्त 1949 को ही टिहरी गढ़वाल को एक जनपद बना दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत संयुक्त प्रांत के अंतर्गत टिहरी को एक जनपद कब बनाया गया या जिला कब बनाया गया? तो 1 अगस्त 1949 को बनाया गया। और टिहरी रियासत का भारतीय संघ में या भारतीय गणतंत्र में विलय कब हुआ? ये भी 1 अगस्त 1949 को ही हुआ था। इस टाइम पे टिहरी रियासत का शासक कौन था? यह प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों कि जब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ तो इस टाइम पे टिहरी रियासत का शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। अगला हमारा प्रश्न पॉइंट है कि टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। और 1978 में यहाँ पे इसका कार्य होना शुरू हो गया था। उसके बाद में 1988 में यहाँ पे टीएचडीसी की स्थापना होती है और टीएचडीसी के द्वारा फिर इसका कार्य का संचालन किया जाता
है। बिल्कुल सही है, 1972 में यह टिहरी बांध प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, और उत्तराखंड का ही के साथ साथ दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचे बांध के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध ने पॉइंट है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल दिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब टिहरी बांध बना तो पुरानी टिहरी हमारी पूरी डूब गई थी, उसके बाद नई टिहरी की स्थापना की गई, तो टिहरी बांध ने टिहरी नगर को भी निगल दिया, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विलय के बाद टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में नहीं, जबकि एक जिले के रूप में गठित किया गया था। एक क्या जिला बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि मंडल तो उस टाइम पे कुमाऊं मंडल ही चलता था, कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत ही इसको एक जिला बना दिया गया था। याद रखना आपको इतने पॉइंट इस टॉपिक से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इजी सा प्रश्न है, अभी अपर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इसके बारे में डिटेल्स में मैं पहले वाले पार्ट्स में बता चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 19वां कि सरला बहन का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो सरला बहन का मूल नाम था दोस्तों मिस कैथरीन हेलीमैन। क्या था? मिस कैथरीन हेलीमैन था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरला बहन जो कि गांधी जी की एक शिष्या थी या प्रिय शिष्या थी आप ये कह सकते हैं, और इनका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में 1901 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। सरला बहन भारत कब आई? तो 1932 में दोस्तों यह भारत आई थी। किससे प्रभावित होकर आई थी? गांधी जी से प्रभावित होकर यह भारत आई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सरला बहन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने अल्मोड़ा का सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने अल्मोड़ा के सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा मिस कैथरीन हाइलामैन या हेलीमैन को ही दी थी, जो कि गांधी जी की शिष्या थी, और यह 1932 में दोस्तों भारत आई थी। ठीक है, उसके बाद में यह चनौदा गई दोस्तों सितंबर 1941 में। यह उत्तराखंड में आई और उत्तराखंड में चनौदा में ये गई। ठीक है, और चनौदा में जो गांधी आश्रम है, ठीक है, वहाँ पे ये कुछ टाइम तक रही। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन या कैथरीन हेलीमैन के द्वारा ही की गई थी। अब यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों विवादित है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। कहीं कहीं आपको दोस्तों 1946 में मिलेगा, कहीं कहीं 1948 मिलेगा, कहीं कहीं 1941 भी दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली जो लक्ष्मी आश्रम है कौसानी वाला, उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। याद रखना है दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम कौसानी की स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी लक्ष्मी आश्रम को कभी कभी कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मिस कैथरीन हेलीमैन की ही दोस्तों एक आत्मकथा है, क्या? व्यवहारिक वेदांत। क्या? व्यवहारिक वेदांत आत्मकथा किसकी है? ये भी सरला बहन की ही है। व्यवहारिक वेदांत याद रखना है। और 1982 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1952 में सरला बहन के द्वारा हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन 1952 में हल्द्वानी में किसके द्वारा किया गया? तो सरला बहन के द्वारा ही किया गया था। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखने हैं, मिस कैथरीन हेलीमैन या फिर सरला बहन के बारे में। तो मूल नाम क्या था इनका? सरला बहन था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? तो सभी लोगों को दोस्तों इसके बारे में पता होगा। कुली बेगार आंदोलन काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। तो यह 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से दोस्तों कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कब? 13 से 14 जनवरी 1921 को। ठीक है, कहीं कहीं 14 से 15 भी मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इनके साथ ही कई अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे या कई अन्य प्रमुख व्यक्तित्व थे उत्तराखंड के, जिन्होंने इस कुली बेगार आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से यह प्रारंभ हुआ था, जिसमें कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे वह नदी में बहा दिए गए थे। कब हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में यह कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और कुमाऊं के प्रथम व्यक्ति जिसने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कौन थे? वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे जी को दोस्तों इसी कारण, कुली बेगार आंदोलन के कारण ही दोस्तों इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से भी बद्रीदत्त पांडे जी को ही जाना जाता है। और उत्तराखंड में असहयोग की प्रथम ईंट के रूप में भी कुली बेगार आंदोलन को ही जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी ने दोस्तों अपने यंग इंडिया के लेख में गांधी जी ने इस कुली बेगार आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा भी दी है। तो रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी है? गांधी जी ने दी है। ठीक है, जब हमारा कुली बेगार आंदोलन होता 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर दोस्तों जब उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन हो रहा था, उसी दिन हमारा यह कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। और जो रजिस्टर थे कुली बेगार से संबंधित वह नदी में बहा दिए गए थे। यहीं से दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जब कुली बेगार आंदोलन चल रहा था, इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पर्सी विजडम।
पर्सी विजडम इस टाइम पे हमारे कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। और वहीं यहीं से प्रश्न पूछा था कि कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो डिप्टी कमिश्नर कौन थे, डाइविल थे। तो इसी दौरान हमारा बदियत पांडे जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि डाइविल जी आपको जितनी गोलियां मारनी है हमारी छाती में मार दो, हम भी देखते हैं कि आप कितनी भीड़ को मार पाते हो, ठीक है। तो इस टाइप से एक उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था जिससे ऐसा कहा जाता है कि डाइविल डर गया था बाद में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुली बेगार आंदोलन का संबंध किस जनपद से है, तो बागेश्वर जनपद से है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 13 से 14 जनवरी 1921 बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये डेट है। मुख्य है इसमें बदियत पांडे जी, इनके साथ ही हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल, इनके अलावा लगभग ऐसा माना जाता है कि 40,000 आंदोलनकारियों ने इस दिन बेगार न देने का प्रण किया था। और जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहा दिया था और इसी कुप्रथा का अंत भी हुआ था, ठीक है। तो कुमाऊं से इसका आंदोलन किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो सर्वप्रथम आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा, खत्याड़ी गांव या खवियाड़ी गांव अल्मोड़ा से इसका प्रारंभ माना जाता है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुमाऊं की तो ये थी कुली बेगार आंदोलन के बारे में। वहीं आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि गढ़वाल से कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत की गई थी 3 जनवरी 1921 को, ठीक है। 3 जनवरी 1921 में गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया था दोस्तों, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और केसर सिंह रावत जी के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं मुकुंदी लाल जी के द्वारा गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और कुली बेगार आंदोलन के नेतृत्व गढ़वाल में करने के कारण ही दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी की उपाधि भी दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, गढ़ केसरी की उपाधि भी दी गई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और गढ़वाल के जो चमेटा खाल नामक स्थान है वहाँ से हमारा कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी गढ़वाल में। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 3 चीज़ें होती थी बेगार से संबंधित में। एक था कुली बेगार, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा था कुली उतार और तीसरा था दोस्तों क्या, कुली बर्दायश, ठीक है। कुली बेगार में क्या होता था कि सामान ढोना, मतलब अगर कोई अंग्रेज सपोज दैट किसी गांव में जा रहा है या किसी गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, तो कुली बेगार के अंतर्गत क्या होता था कि मजदूरी रहित श्रम, यानी कि अंग्रेज लोग स्थानीय जो लोग थे वहाँ से उनसे काम कराते थे, अपना सामान ढुलवाते थे और उन्हें कुछ भी उसके बदले में श्रम नहीं देते थे। यानी कि स्थानीय जनता जो थी ब्रिटिश सरकार से बिना धन के काम करवाना चाहती, मतलब स्थानीय जनता से जो ब्रिटिश सरकार है वह बिना धन के काम करवाती थी, जैसे कि भोजन ढुलवाना, खाना बनवाना, पानी भरवाना, यह सभी हमारा कुली बेगार के अंतर्गत आता था। दूसरा होता था कुली उतार। कुली उतार में क्या होता था कि गांव के लोग जो सामान ढोते थे, सामान ढो के नीचे लाते थे, वो होता था कुली उतार में, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी इसमें दी जाती थी, कोई फिक्स मजदूरी नहीं होती। कुली बर्दायश में क्या होता था कि अगर कोई भी अंग्रेज किसी गांव में जा रहा है तो वहाँ की स्थानीय जनता का ये दायित्व होता था, वह उनके रहने, खाने, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। और इन्हीं 3 आंदोलनों का मिक्स स्वरूप हमारा बेगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बेगार आंदोलन में कुली बेगार जिसमें सामान ढोना संबंधित था, कुली उतार सामान को नीचे उतारना फ्री में, ठीक है, और कुली बर्दायश जिसमें जो भी हमारे अंग्रेज लोग कहीं आ रहे हैं तो उनको निःशुल्क राशन देना, उनके रहने, खाने, भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये सभी हमारा कुली बर्दायश के अंतर्गत आता था, ठीक है, याद रखना है आपको। यहीं से एक प्रश्न और पूछा था दोस्तों कि कुली बेगार को कानून कब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत कुली बेगार को कानून बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों कुली बेगार से संबंधित कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर 1930 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुली बेगार को असंवैधानिक भी घोषित कर दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन तब भी यह प्रथा बंद नहीं हो पाती। एट लास्ट दोस्तों 13 से 14 जनवरी 1921 को जब इस रजिस्टर को नदी में बहा दिया गया था, उसके बाद एट लास्ट 1923 में जाके ऐसा माना जाता है कि कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था पूर्णतः तरीके से। याद रखना है आपको ये चीज़ें भी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है, या उत्तराखंड का बारदौली दोस्तों या कुमाऊं का बारदौली किसको कहा जाता है, तो सल्ट को दोस्तों कुमाऊं का बारदौली या उत्तराखंड का बारदौली कहा जाता है, ठीक है। और सल्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। सल्ट का मतलब जो हमारा सल्ट 5 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सल्ट में एक हमारा आंदोलन चल रहा था, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कुमाऊं का बारदौली सल्ट को कहा जाता है। और वहीं गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है, गढ़वाल का बारदौली गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में दोस्तों कब हुई थी, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, ठीक है। और यहीं इसी को दोस्तों हम कुमाऊं होम रूल लीग के नाम से भी जानते हैं कि कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया था, 1914 में चलाया गया था। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, ठीक है। और अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा खोली गई थी जिसे अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना के रूप में भी जाना जाता है। किसके द्वारा खोली गई थी, बदियत पांडे, चिरंजीवी लाल शाह, विक्टर मोहन जोशी, अन्य कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया
था। ठीक है, वहीं दोस्तों यहीं से एक प्रश्न और आता है, 1914 में ही एक चीज़ और हुई थी क्या, प्रेम सभा की स्थापना। प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी, 1914 में ही हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी प्रेम सभा की स्थापना, काशीपुर में की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी। कब, 1914 में की गई थी। ठीक है, वहीं दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि कुमाऊं यूनियन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कुमाऊं यूनियन की स्थापना भी 1914 में ही की गई थी। क्या, कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1914 में ही की गई थी। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा अल्मोड़ा में कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1914 में की गई थी। अब दोस्तों देखिए, हमने पढ़ा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। अब यहीं से एक प्रश्न हाल ही में सचिवालय वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब खोली गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, 1918 सन आपको देहरादून में, यानी कि हम कह सकते हैं गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था, या गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा कब खोली गई थी, या देहरादून में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा कब खोली गई थी, तो 1918 में खोली गई थी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1906 में क्या हुआ था, 1906 में दोस्तों हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी। किसकी, हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। 1912 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 1912 में, जिसे हम कुमाऊं कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। 1918 या 1919 में क्या हुआ था, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है। ये मैं आपको दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अजय रावत वाली प्लेलिस्ट पर, अगर आप जाएंगे कि उत्तराखंड का जो हमारा ये 1857 की क्रांति के बाद का जो सिस्टम था उसके ऊपर। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये सारे सन, ये समितियाँ, जो छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं ये कवर अप करा रखे हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें कवर अप करने में आसानी रहेंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप फिलहाल डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ कि हैप्पी क्लब की स्थापना कोई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हैप्पी क्लब बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों कि कुमाऊं परिषद का गठन ही एग्जाम में आने के लिए हुआ है। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी कब, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, तो अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पे दोस्तों हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पे किसकी अध्यक्षता में हुई थी, नारायण दत्त छिंबवाल जी की अध्यक्षता में हुई थी। नारायण दत्त छिंबवाल जी की अध्यक्षता में हुई थी। और एग्जैक्टली डेट पूछेगा तो 30 सितंबर 1916, 30 सितंबर 1916 को हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे दोस्तों कुमाऊं के प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है, और कुमाऊं की कांग्रेस कह के भी कुमाऊं परिषद को संबोधित किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के गठन का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों कुली बेगार आंदोलन, जंगलात संबंधी समस्याओं का निवारण करना, अन्य कई चीज़ों को लेकर या समस्याओं को लेकर हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में 30 सितंबर 1916 को मझेला में। ठीक है, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद के कुल हमारे 6 अधिवेशन हुए थे। 6 के 6 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, आपको ये भी याद रखना है, और कौन सा अधिवेशन कब हुआ था ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो पर्सी विजडम इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, और कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन थे मुख्यतः दोस्तों दिसंबर महीने में लास्ट में आयोजित किए जाते थे। तो याद रखते हैं 6 के 6 अधिवेशन पढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, और अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, जयदत्त जोशी जी ने करी थी। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1918 में हुआ था। इस देखिए 1916 में स्थापना होती है, 1917 में पहला अधिवेशन होता है, 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है, 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है, 1920 में चौथा अधिवेशन होता है, 1923 में हमारा पांचवा अधिवेशन होता है, और 1926 में दोस्तों हमारा छठा और अंतिम अधिवेशन होता है। तो पहला देखिए 4 तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। 16 में गठन होता है, 17 में पहला अधिवेशन, 18 में दूसरा अधिवेशन, 19 में तीसरा अधिवेशन, 20 में चौथा अधिवेशन, 23 में पांचवा अधिवेशन और छठा अधिवेशन 1926 में। जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 में, कहाँ हुआ था दोस्तों, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ही स्थापना हुई थी 1916 में, तो अल्मोड़ा में ही प्रथम अधिवेशन होता है 1917 में। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कोटद्वार में हुआ था। कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था, गढ़वाल के कोटद्वार में हुआ था 1919 में। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, काशीपुर में हुआ था। कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था हमारा 1923 में, यह टनकपुर में हुआ था, उधमसिंह नगर जनपद में। और कुमाऊं परिषद का जो छठा अधिवेशन है वो हमारा कहाँ हुआ था, रानीखेत में हुआ था। तो याद रखना है आपको। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन जो कि अल्मोड़ा में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जयदत्त जोशी जी ने करी थी। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में जो हल्द्वानी में हुआ था उसकी अध्यक्षता तारादत्त गहरोला जी ने करी थी, तारादत्त गहरोला जी ने। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो 1919 में कोटद्वार में हुआ था उसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी जी ने करी थी। किसने, बद्रीदत्त जोशी, पांडे नहीं दोस्तों, बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो काशीपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, हरगोविंद पंत ने करी थी। किसने, हरगोविंद पंत ने। कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन जो टनकपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने करी थी, बद्रीदत्त पांडे। तीसरा अधिवेशन बद्रीदत्त जोशी जी ने करी थी दोस्तों, और पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी ने करी थी। और छठा अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था रानीखेत में, इसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल जी ने करी थी। ठीक है, और कुमाऊं परिषद का
अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय 1926 में हो गया था। ठीक है, तो 1916 से 1926 तक 10 साल कुमाऊं परिषद ने कार्य किया। उसके बाद में 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तो सब चीज़ें याद रखनी है आपको। रवाई कांड कहाँ हुआ था? ठीक है, तो रवाई कांड दोस्तों उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में या फिर बागेश्वर में। तो रवाई कांड को तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी को दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन से ही दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया क्या, रवाई कांड को तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ हुआ था ये? तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी में हुआ था। इसे गढ़वाल में या उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और तिलाड़ी कांड या रवाई कांड की घटना कब हुई थी, या तिगड़ी कांड भी इसे कहते हैं, 30 मई 1930 को दोस्तों यह तिलाड़ी कांड हुआ था। टिहरी रियासत के अंतर्गत दोस्तों यह तिलाड़ी कांड हुआ था, और इसे गढ़वाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तिलाड़ी कांड के समय पे दोस्तों हमारे टिहरी रियासत के शासक कौन थे, या किसके समय पे यह कांड हुआ था? तो नरेंद्र शाह के समय पर यह कांड हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी कांड। ठीक है, जो कि वन संबंधी आंदोलन के संबंध में हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पे नरेंद्र शाह किस देश की यात्रा पे थे? तो यूरोप की यात्रा पे थे क्या नरेंद्र शाह? ठीक है, याद रखना है कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें गोलीबारी किसने करती थी दोस्तों? तिलाड़ी कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो चक्रधर जुयाल ने इस तिलाड़ी कांड के दौरान में हमारी गोलियां चलाई थी, जो कि स्थानीय जनता वहाँ पे बैठी हुई थी, अपना आंदोलन कर रही थी, उस पर चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी थी। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 250 लोग इसमें मारे गए थे। इसी कारण चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। ठीक है, और तिलाड़ी कांड के समय राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। कहाँ की यात्रा पर थे? यूरोप की यात्रा पर थे। ठीक है, तिलाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था? तो तिलाड़ी कांड दोस्तों यमुना नदी के तट पर हुआ था। इसे तिलाड़ी कांड, तिगड़ी कांड या रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न हमारा बनता है कि तिलाड़ी कांड की जांच हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो तिलाड़ी कांड की जांच हेतु दोस्तों गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनाई गई थी। गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनाई गई थी कब? 1930 में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और जंगलात नीतियों के विरोध में दोस्तों यह हमारा आंदोलन मेनली चलाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कालू मेहरा को कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कालू मेहरा के द्वारा ही 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। ठीक है, तो क्रांतिवीर नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। और इसी कालू मेहरा को दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा संगठन? क्रांतिवीर नामक संगठन। यहीं से प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का प्रथम संगठन या क्रांति किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा प्रथम संगठन बनाया गया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो कालू सिंह मेहरा जी के द्वारा बनाया गया था। और संगठन का नाम था क्या था? क्रांतिवीर। ठीक है, क्रांतिवीर संगठन बनाया था कब? 1857 में। इसी कारण इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन्होंने हालांकि अपने फायदे के लिए यह संगठन बनाया था, लेकिन फिर भी इन्हें क्रांतिवीर नामक संगठन बनाने के कारण उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति किसके समय पर हुई थी दोस्तों? मतलब कौन इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर था? हेनरी रैमजे इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे। बाकी इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ 1857 की क्रांति के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में दोस्तों राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो सबसे पहले बात आता है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी जी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? मतलब इसकी अध्यक्षता करी थी। अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब होती है? 1885 में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। और 1886 में दोस्तों इसका दूसरा अधिवेशन होता है, जिसे हम कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने करी थी। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों राज्य से ज्वालादत्त जोशी जी, कौन? ज्वालादत्त जोशी जी उपस्थित हुए थे। याद रखना आपको, कौन दोस्तों? ज्वालादत्त जोशी जी उपस्थित हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब
आरंभ हुआ था। ठीक है, तो शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों इसकी अलग अलग डेट है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 15 सितंबर 1918 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 15 अक्टूबर 1918 भी मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको सही आंसर बताऊं दोस्तों तो आप 15 अक्टूबर के साथ में जाएं, कहीं कहीं 1 अक्टूबर 1918 भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक एग्जाम में जो ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो पहले शायद जब इस एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया था तो 15 सितंबर आंसर दिया गया था, इस कारण बुक्स में आपको 15 सितंबर आंसर मिलेगा परीक्षावाणी में। वहीं आप अदर किताबें पढ़ेंगे, अजय रावत अन्य किताब है, उसमें किसी में 15 अक्टूबर भी दिया गया है, किसी किसी व्यक्तित्व वाली किताब में दोस्तों 1 अक्टूबर भी दिया गया है। ठीक है, तो फाइनली आप सन याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर 1918 में शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। कब? 1918 में। और डेट का दोस्तों क्लियर आप कर लेंगे, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर या 1 अक्टूबर, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, अब ये समाचार पत्र दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा क्यों निकाला गया था ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले दोस्तों क्या करता था, अल्मोड़ा अखबार चलता है। ठीक है, आपको पता होगा कि 1870 में हमारी क्या होती है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और 1871 में इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है जो कि है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार सबसे पहले कब निकाला गया था? 1871 में निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों? तो बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा कुमाऊं के प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया था। सबसे पहले किसके सुझाव पर यह अखबार निकाला गया था? विलियम म्यूर के सुझाव पर दोस्तों यह हमारा अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि 1912 के आसपास में हमारे बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं, और 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी इस अल्मोड़ा अखबार में ही एक लेख लिखते हैं डाइबिल के खिलाफ में। ठीक है, सॉरी, जो हमारा डिप्टी कमिश्नर उस टाइम पे होता है लोमस। ठीक है, लोमस के बारे में एक लेख लिखते हैं, और उसके बाद में लोमस के द्वारा इस समाचार पत्र को या अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र को बंद करवा दिया जाता है। और उसी अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र के रिप्लेसमेंट के रूप में दोस्तों हमारा बद्रीदत्त पांडे जी फिर शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं। तो शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 15 सितंबर या 15 अक्टूबर दोस्तों, आपको दोनों याद रखना है। कहीं कहीं 1 अक्टूबर भी दिया गया है, कहीं कहीं आपको 18 अक्टूबर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डेटें अलग अलग हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप फिलहाल 1918 याद रखना है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 1918 आप याद रख सकते हैं, वहाँ से आपका एक आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो शक्ति नामक समाचार पत्र के संपादक, प्रथम संपादक कौन थे? अगर यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है तो बद्रीदत्त पांडे जी इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, और वहीं अल्मोड़ा अखबार जो कि कुमाऊं का प्रथम हिंदी भाषी अखबार था। ठीक है, 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार से भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अल्मोड़ा अखबार को किसके द्वारा बंद कराया गया था? तो लोमस के द्वारा इसे 1918 में बंद कराया गया था, और इसी के रिप्लेसमेंट के रूप में फिर शक्ति नामक समाचार पत्र की शुरुआत की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम किस वर्ष करी थी? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 28वां, 29वां और 30वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? और बिस्नी देवी शाह कौन थी? ठीक है, डोलापाल के आंदोलन के बारे में तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों बता चुका हूँ कि डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। वो थे हमारे जयनंद भारती जी, जिन्हें डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, बाकी इन 2 प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।